अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही विराट गुस्से के साथ सोफे पर से उठता है और वहां से जाने लग जाता है। अनुराग विराट को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, विराट सुन तो। अनुराग विराट को आवाज लगाते रहता है पर विराट अनुराग की एक नहीं सुनता है। गुस्से के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। चित्रा अनुराग से कहती है, अनुराग ये तुमने विराट से क्या कह दिया? तुम्हें उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम जानते हो ना वो कभी बाप नहीं बन सकता, फिर भी तुमने आज उससे इतनी बड़ी बात कह दी। अनुराग अपनी कही हुई बातों पर अफसोस करते हुए कहता है, चित्रा मैं वो सब नहीं कहना चाहता था, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से वो सब निकल गया। मेरा मकसद उसे हर्ट करना नहीं था। चित्रा अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है अनुराग कि विराट को इस बात का कितना बुरा लगा होगा। तुमने ये ठीक नहीं किया अनुराग, बिल्कुल ठीक नहीं किया। अनुराग को भी अंदर ही अंदर अपनी कही बातों पर पछतावा होने लग जाता है। जब विराट ग्रेवयार्ड कोठी से गुस्से गुस्से में बाहर निकलता है तो देखता है कि युग अभी भी वहीं पर साइकिल चला रहा था। विराट युग को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लग जाता है। युग विराट को आवाज लगाता है, विराट भैया आप जा रहे हैं? विराट युग की आवाज तो सुनता है पर कुछ जवाब नहीं देता है। युग फिर पुकारते हुए कहता है, विराट भैया रुकिए, क्या हुआ? विराट फिर कुछ जवाब नहीं देता है। वो बड़े ही गुस्से के साथ जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। युग बार बार विराट को पुकारे जा रहा था पर विराट कुछ जवाब नहीं दे रहा था। वो बस चलते जा रहा था। विराट युग की तरफ देख तक नहीं रहा था। पहले तो युग विराट को वहां से जाने देता है पर फिर कुछ ही देर बाद युग मन ही मन बड़बड़ाता है, मैं विराट भैया को ऐसे नहीं जाने दे सकता। वो भैया है मेरे, वो मुझे बिना बाय बोले कैसे जा सकते हैं? अभी उन्हें बाय बोल कर आता हूँ। इतना कहकर युग जल्दी जल्दी पैडल मारकर विराट के पास जाने लग जाता है। युग की साइकिल की स्पीड तेज हो गई थी। कुछ ही देर में विराट युग को उसके सामने दिखाई देने लग जाता है। विराट ढलान वाली जगह पर चल रहा था। युग ने अभी भी अपनी स्पीड कम नहीं करी थी। युग विराट को आवाज लगाता है, विराट भैया। विराट तुरंत पीछे मुड़ता है। युग को इतनी स्पीड से अपनी तरफ आता देख विराट घबरा जाता है। विराट पुकारते हुए कहता है, छोटे धीमी कर साइकिल, ब्रेक लगा। विराट की आवाज युग के पास पहुंच पाती उससे पहले युग की साइकिल विराट के पास पहुंच जाती है। युग ने ब्रेक लगाने की कोशिश तो करी थी पर उससे पहले ही उसकी साइकिल विराट से जाकर टकरा गई थी। विराट युग की साइकिल अपने हाथ से वहीं पर रोकने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। युग उसकी साइकिल के साथ वहीं पर गिर जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं आती, बस खरोंच लगती है पर विराट अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है जिस कारण वो ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिरने लग जाता है और नीचे पहुंचकर सीधे हाथ के बल एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है। वो पत्थर सीधे उसके हाथ पर लगता है जिस कारण उसका हाथ टेढ़ा हो गया था। उसके हाथ, पैरों और सिर में भी खरोंच लग गई थी जिससे लबालब खून बहने लग जाता है। विराट की ऐसी हालत देखकर युग घबरा जाता है और रोते हुए कहता है, विराट भैया। विराट को ऐसी हालत में देखकर युग रोए जा रहा था। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घायल होने के बावजूद भी विराट को अपने आप से ज्यादा फिक्र युग की हो रही थी। कैसे ना होती, आखिर वो उसका भाई जो था। विराट दर्द से कराहते हुए युग से कहता है, तू ठीक है ना छोटे? युग रोते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ विराट भैया, पर आप मैं अभी पापा को बुला कर लाता हूँ। जब विराट सुनता है कि युग बिल्कुल ठीक है, उसको ज्यादा चोट नहीं आई है, तब जाकर उसको चैन आता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। युग भागते हुए ग्रेवयार्ड कोठी जाता है और अनुराग और चित्रा को बुला कर लाता है। जब अनुराग और चित्रा विराट को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो दोनों भी घबरा जाते हैं। वो दोनों जल्दी से जैसे तैसे करके विराट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर ये बात जब दिलीप को पता चलती है तो फिर दिलीप और अनुराग के बीच बड़ा सा झगड़ा होता है। दिलीप अनुराग को उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था, बस शर्त ये थी कि वो गांव छोड़कर चला जाए। पर अनुराग मना कर देता है। जब तक विराट का ऑपरेशन होते रहता है, बाहर दिलीप और अनुराग के बीच बहस चलती रहती है। राइट हैंड में गंभीर चोट लगने के कारण विराट के हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण ऑपरेशन से उसमें रॉड लगा दी गई थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। विराट को होश आने के बाद भी दिलीप ने अनुराग को विराट से नहीं मिलने दिया था। सिर्फ अनुराग को ही क्या, युग और चित्रा तक को नहीं मिलने दिया था, बल्कि उन तीनों की ही बहुत बेइज्जती करके उन्हें हॉस्पिटल से जाने के लिए मजबूर कर दिया था।
कुछ हफ्तों बाद जब विराट कुछ ठीक हुआ तो वंदना के कहने पर उसके साथ अनुराग और चित्रा से मिलने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी गया था। पर अनुराग और विराट के रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं बची थी। अनुराग ने अपने कहे के लिए विराट से माफी तो मांगी थी और विराट ने अनुराग को माफ भी कर दिया था, पर कहीं ना कहीं विराट के मन में वो बात हमेशा के लिए बस गई थी जो अनुराग ने उससे कही थी कि वो बाप बनकर दिखाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम हमारे जीवन के अंतिम सांस तक नहीं भूल पाते हैं, और ऐसी ही ये बात विराट के लिए थी। सिर्फ विराट ही नहीं, अनुराग भी उस बात को कभी नहीं भुला पाया था, और जब भी विराट को देखता था तो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो जाया करता था। अनुराग और विराट एक दूसरे से बात तो करते, पर उनके बीच अब वैसा रिश्ता नहीं था जैसा पहले था। उनके टूटे रिश्तों में एक गांठ पड़ चुकी थी, और जब रिश्तों में गांठ पड़ जाती है तो वो फिर कभी पहले की तरह बंध नहीं पाते हैं। जहां एक तरफ विराट और अनुराग के रिश्ते में नाराजगियां आ गई थी तो युग भी खुद से ही नाराज था। युग को ये लगने लग गया था कि विराट की हालत का जिम्मेदार वो है, क्योंकि उसी के तेज साइकिल चलाने के कारण विराट के साथ ये हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद ही युग ने साइकिल चलाना भी छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट जो उसकी माँ ने दिया था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बुरा गिफ्ट बन गया था। दिन बीतते जा रहे थे। अनुराग यक्षिणी की कहानी की नई रूपरेखा लिखने के लिए तो बैठता था, पर उसे लिख नहीं पाता था। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बार कैसी नई रूपरेखा बनाए, क्योंकि यक्षिणी के जाने और चित्रा के आने से कहानी बहुत बदल गई थी। अनुराग के दिमाग में यक्षिणी की एक नई कहानी एक अलग ही तरीके से चलने लग गई थी। कभी उसका कुछ लिखने का मन भी करता तो उसके पास योग आ जाता और अनुराग अपनी कहानी छोड़कर उसके साथ खेलने लग जाया करता था। अनुराग अपना आधे से ज्यादा वक्त युग के साथ खेलने में बिता देता था, तो बाकी बचा खुचा वक्त घर के काम करने में बिता दिया करता था, ताकि चित्रा को उसे ताने देने का कोई मौका न मिले। वो नहीं चाहता था कि चित्रा उससे किसी भी बात को लेकर कहे कि उसने वो काम क्यों नहीं किया, इसलिए वो सारे काम पहले ही निपटा दिया करता था। एक प्रकार से देखा जाए तो युग अनुराग की कमजोरी बनते जा रहा था, जो उसे उसके मकसद से दूर ले जा रहा था। पर उसका उस चीज पर ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ खुश था। उसे भी युग के साथ वक्त बिताना पसंद था। आखिर किस पिता को अपनी औलाद के साथ वक्त बिताना पसंद नहीं होगा। औलाद के साथ वक्त बिताने के लिए तो वो अपना सब कुछ छोड़ सकता है, और अनुराग ने भी छोड़ दिया था, जिस कारण पब्लिशर ने अनुराग की किताब यक्षिणी छापने के लिए उसे मना कर दिया था, जिसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अनुराग ने जिस तारीख तक पब्लिशर को यक्षिणी की कहानी लिखकर देने के लिए कहा था, वो तारीख जा चुकी थी। तारीख नहीं, महीने बीत गए थे उस बात को। दूसरा कारण ये था कि अनुराग की जो कहानी संग्रह किताब निकली थी, डर के 10 किस्से, वो भी उसकी पहले की 3 किताबों की तरह पिट चुकी थी, ज्यादा नहीं चली थी, जिस कारण पब्लिशर ने उसकी यक्षिणी की कहानी छापने से मना कर दिया था। ये सब जानते हुए भी अनुराग यक्षिणी की कहानी पूरी करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे अपने ऊपर विश्वास था कि जिस दिन उसकी किताब पूरी होगी और वो उसे किसी पब्लिशर के पास लेकर जाएगा तो पब्लिशर खुद उसे छापने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा राज लिखा हुआ था जो किसी को नहीं पता था, और वो राज था यक्षिणी के अभिशाप का। जहां एक तरफ युग अनुराग की कमजोरी बन रहा था, तो चित्रा के साथ शुरू से ही कई सारे अजीब से हादसे हो रहे थे, पर वो सारे हादसों को नजरअंदाज करते जा रही थी। कभी उसके हाथ से बना खाना तुरंत खराब हो जाता, तो कभी उसकी पेंटिंग के कलर खराब हो जाते, तो कभी नया नया कैनवस का फ्रेम सड़ने लग जाता, उसमें दीमक लगने लग जाते। चित्रा की समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, क्यों उसके साथ ऐसे अजीब से हादसे हो रहे थे। चित्रा की मुलाकात जब भी वंदना से होती तो वो उसे सब हादसों के बारे में बताती थी, और वंदना हमेशा उससे यही कहती थी कि ये सब यक्षिणी के कारण हो रहा है। वो नहीं चाहती कि चित्रा चैन से ग्रेवयार्ड कोठी में रहे या चित्रा के साथ कुछ भी अच्छा हो, पर चित्रा वंदना की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। लेकिन एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि उस हादसे को वो नजरअंदाज नहीं कर पाई, और वो भी मानने लग गई कि ग्रेवयार्ड कोठी में कुछ तो अजीब जरूर है। चित्रा अनुराग के कमरे के अंदर बैठकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग में रंग भर रही थी, उसी कमरे में जिस कमरे में बैठकर अनुराग अपनी कहानियां लिखता था। चित्रा की अनुराग के कमरे में बैठने की वजह ये थी कि आज युग का होमवर्क कंप्लीट कराने की बारी चित्रा की थी, और चित्रा को युग का होमवर्क कंप्लीट कराना था। पर युग चित्रा के साथ उसके कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अनुराग उसी कमरे में बैठकर बहुत दिनों बाद मूड बनाकर कहानी की रूपरेखा लिखने के लिए बैठा हुआ था, जिस कारण चित्रा को भी अनुराग के कमरे में ही बैठना पड़ा था।
चित्रा ने युग से उसका होमवर्क कंप्लीट करवा दिया था, पर युग को पेंटिंग भी करनी थी। चित्रा को देखकर उसका भी पेंटिंग करने का मन करने लग गया था। बच्चे होते ही ऐसे हैं, जिसको जो करते हुए देखते हैं उनका भी वही करने का मन करने लग जाता है। चित्रा भी बड़े प्यार से युग को पेंटिंग करना और उसमें रंग भरना सिखा रही थी। युग के एक साइड चित्रा पेंटिंग कर रही थी तो दूसरी साइड अनुराग अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। युग मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके होते थे जब चित्रा और अनुराग एक साथ रहते हैं। युग बड़े प्यार से अपनी माँ से पूछता है, मम्मी मम्मी आसमान में कौन सा रंग भरूं मैं? चित्रा कुछ कहती उससे पहले अनुराग बोल पड़ता है, बेटा और कौन सा भरोगे? नीला ही भरोगे ना? क्या आपने आसमान देखा नहीं है? चित्रा अनुराग को टोकते हुए कहती है, नहीं युग बेटा, आपके पापा गलत बोल रहे हैं। अनुराग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा चित्रा तुमने? मैं गलत बोल रहा हूँ? तो तुम ही बता दो कि आसमान कौन से रंग का होता है। मैंने तो उसे बस आज तक नीले रंग में ही देखा है। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ बता रही हूँ ना अनुराग, तुम हर वक्त लड़ने के मूड में क्यों होते हो? सदियों